9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल हैं। फैज़ हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर से मिली भगत की। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद से अलहदा तफ्तीश भी जारी है। और जैसा कि गुफ्तगू भी हो रही थी और बात की जा रही थी फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाने के हवाले से, तो उनको अपने दिफा का हक भी हासिल होगा, अपील का हक भी हासिल होगा। और जैसा कि हमने ये भी देखा कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि जितना मर्जी बड़ा रैंक हो, अकाउंटेबिलिटी की एक बड़ी मिसाल है। और इस नौयत का केस माजी में नहीं मिलता। जैसे कि तलत हुसैन साहब भी साथ मौजूद थे, उस हवाले से बता रहे थे कि ये एक बड़ा केस है इस हवाले से और इसमें बड़ी सजाएं भी हो सकती हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ISPR का बताना है कि फैज़ हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया। फैज़ हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, जबकि चार्जशीट में फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल हैं। और इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि जो सिविलियन नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है, वो भी एक्सपोज हो सकता है और होगा जब इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा, ये केस आगे खुलेगा, तो इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हो सकते हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी मिसाल ये कायम होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फैज़ हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया है। फैज़ हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया है। बिल्कुल वाज़ेह रहे कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत इस मामले की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और आज इसका अगला मरहला यानी उन्हें बाज़ाबता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। पाक फ़ौज में अकाउंटेबिलिटी का एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो हाजिर सर्विस ऑफिसर हो या गैर हाजिर सर्विस ऑफिसर हो, अगर रियासत के ट्रस्ट को ब्रीच किया जाता है, अगर रूल्स को वायलेट किया जाता है, तो फिर उनके अगेंस्ट जो है ये कार्रवाई शुरू होती है। आपको बताएं कि ISPR का ये कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। ISPR के मुताबिक इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं और इन मुताद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर के इमा और मिली भगत भी शामिल है। याद रहे कि 9 मई 2023 जब हमने देखा था कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में किस तरीके से टारगेट किया गया था स्पेशली अस्करी तंसीबात को, ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाएंगे। तो फैज़ हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक ये चीज़ इस चार्जशीट में शामिल की गई है। फैज़ हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर से मिली भगत की। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाएंगे कि आया वो अपना वकील कर सकते हैं या फिर अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए जो भी कहना चाहते हैं वो आसानी से उनको इस चीज़ की आज़ादी होगी। इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद से अलहदा तफ्तीश जारी है। तो बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट इस केस में हम देख रहे हैं, इस मामले में हम देख रहे हैं जिसका आगाज़ 22 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत किया गया था और बाज़गश्त यही थी कि फैज़ हमीद जो है साबिक हुक्मरान जो थे बानी तहरीक इंसाफ, उनके साथ उनके गठजोड़ थे और उस वक्त की हुकूमत को लीड करने में फैज़ हमीद का एक बहुत बड़ा रोल था। और जैसा कि हमारे साथ पैनल भी मौजूद था, वो यही कह रहा था कि इंडिविजुअली ये एक्ट नहीं किया जा सकता, तो एक पूरा नेटवर्क था। अब जैसे जैसे इस मामले की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सारे गालिबन नाम भी सामने आ सकते हैं और बहुत बड़े बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट आज कर दिया गया है। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की।
इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल पाक फौज में माजी में हमें नहीं मिलती। फैज़ हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाया। ये इस चीज़ को वाज़ेह करती है कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर है या गैर हाजिर सर्विस ऑफिसर है, अगर पाकिस्तान को रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, रियासत के ट्रस्ट को ब्रीच करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की मईशत के लिए गलत फैसले किए जाते हैं या सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट एक मुनज़्ज़म कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ एहसान साहब, आज की ये बड़ी खबर, अहम खबर, फैज़ हमीद के खिलाफ जो चार्जशीट है वो हो गई है, और अगर हम बात करते हैं तो एक पूरा लीगल प्रोसेस है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है आर्मी का, एक बड़ा मजबूत निज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक एक्सरसाइज आपके सामने आई है या चार्ज फ्रेम किया गया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे, और उसका प्रोसेस जो है वो सेक्शन 80 ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट से स्टार्ट होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट आपके कोर्ट जनरल मार्शल्स के प्रोसेस होता है। और उसके बाद ये है कि इस केस के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आई थी। इसमें आपने देखा होगा कि पहली जो थी वो एक मेजर जनरल ने इंक्वायरी की थी, और उस इंक्वायरी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर आया था कि आप इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें एट द सर्फेस आई, तो फिर दूसरी स्टेज जो थी वो उनकी मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो था, जो सेक्शन 73 पाकिस्तान आर्मी एक्ट का है। और उसके बाद जब आपको मिलिट्री कस्टडी के अंदर ले लिया जाता है तो फिर तीसरा ये है कि वो आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। और उसके अंदर फिर जो एविडेंस है अगर उस लेवल तक चली जाए तो फिर उसको आप आर्मी एक्ट के नीचे जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इस्टेब्लिश किया जाता है, पाकिस्तान आर्मी चीफ उनको करते हैं, तो उसके बाद ये है कि उसका एक प्रोसेस जो है वो ट्रायल का स्टार्ट कर दिया जाता है। और वो जो प्रोसेस है वो सेक्शन 105 जो है उसके मुताबिक जो है वो स्टार्ट जो है वो कर दिया जाता है कि किस तरह जजेस लगने हैं, उन्होंने ओथ किस तरह लेने हैं, उनके विटनेसेस का प्रोसेस क्या है। उसके बाद ये है कि केस की विटनेसेस समनिंग जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो 119 तक चलता है। लेकिन जब ये प्रोसेस इनिशिएट होता है तो उसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। एक ये है कि जो एक्यूज का राइट है वो सारे का सारा उसे अवेलेबल होता है कि वो अपनी मर्जी का लॉयर कर सकता है। वो इस ट्रायल के अंदर जो उसके क्लोज फैमिली रिलेटिव्स हैं उनको वो बुला सकता है उस प्रोसीडिंग्स को वॉच करने के लिए। वो उसके अंदर जो है अपनी एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री है या उसके बाद आपका जो विटनेसेस हैं उन्हें ला सकता है। और जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आती है उसके ऊपर उसे राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो अवेलेबल होता है। और अगर उसके बाद ये है कि वो ओथ के ऊपर भी जो सेक्शन 340 है उसके नीचे जाके अपनी स्टेटमेंट दे सकता है, या सेक्शन 342 CRPC के अंदर विदाउट ओथ जो है जो अदालत सर्टेन क्वेश्चंस पुट करती है उनका वो जवाब देता है। तो इस सारे का प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान का जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि इसके ऊपर CRPC भी अप्लाई उसी तरह करती है जिस तरह आपका रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल है। इसके अंदर कानून शहादत का जो स्टैंडर्ड एविडेंस है या उसका प्रोसेस उसी तरह अप्लाई करता है जिस तरह क्रिमिनल ट्रायल के अंदर रेगुलर करता है। और उसके बाद ये है कि अगर एविडेंस सेंटेंस लेवल पे चली जाती है तो फिर सेक्शन 119 या 120 के नीचे जो है उसकी कंफर्मेशन जो है वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। और अगर उस सेंटेंस को कंफर्म कर दिया जाता है तो फिर सेक्शन 132 के नीचे जो है वो राइट ऑफ अपील जो है वो भी एक्यूज को अवेलेबल है। पहले नहीं होता था, पर 92 के अंदर जो है वो एक अमेंडमेंट आई कि अगर कोई शख्स चाहे सिविलियंस है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है या सर्विंग आर्मी ऑफिसर है, उसको राइट ऑफ अपील जो है वो मौजूद है। और उसके बाद ये है कि चूंकि 1967 के अंदर ये अमेंडमेंट्स आई थी जिसके अंदर 2D1 या 2D12 या सेक्शन 59 था कि जिसके अंदर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं या सिविलियंस जो हैं अगर वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हैं तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। और ये मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के अंदर एक जजमेंट दी जो ब्रिगेडियर FB अली के नाम से है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के अंदर अगर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करती है
हैं, तो ना ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है, और ना ही इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन या एक्यूज के राइट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। और अगर चूंकि उस वक्त 75 में राइट ऑफ अपील नहीं था, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म भी दिया कि अगर इसके खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ कोई जजमेंट आती है जिसको आर्मी चीफ कंफर्म करते हैं, तो वो उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं थ्रू रिट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199। और अगर फिर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसको आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 185 के नीचे चैलेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप आर्टिकल 188 के नीचे जो है वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं।